So good morning everyone. Today we are going to study the very sixth chapter from your main course book, that is Flamingo, and the chapter's name is Poets and Pancakes, written by an Indian writer Ashoka Mitran. तो सबसे पहले अशोका मित्रन के बारे में जान लेते हैं. ये इंडियन राइटर है. आप लोग को बहुत टाइम बाद एक इंडियन राइटर मिला होगा. आफ्टर 5 चैप्टर के बाद आपको एक इंडियन राइटर मिला है और ये एक साउथ इंडियन राइटर है. मतलब इंडियन राइटर तो है ही मेजरली, लेकिन साउथ इंडियन राइटर इसलिए बोल रहे क्योंकि इन्होंने तमिल का बहुत सारा काम किया हुआ है और एक जाने पहचाने वेल नोन फेस जिसको बोलते हैं, तो वो तमिल लिटरेचर के बहुत वेल नोन फेस है. आपको नाम से भी लग रहा होगा अशोका मित्रन. इनफैक्ट ऑल द कैरेक्टर्स, कोथामंगलम, सुब्बू, ठीक है, ऐसा नाम से भी पता चलता है. सबसे पहले हम लोग टाइटल पे आ जाते हैं. सो लुक एट द टाइटल, पोएट्स एंड पैनकेक्स. पोएट्स मतलब तो हम समझ रहे हैं कवि को बोलते हैं यहाँ पे, और पैनकेक्स का मतलब होता है एक्चुअली एक डिश होता है, बट यहाँ पे पैनकेक का मतलब है एक मेकअप ब्रांड. अब मेकअप ब्रांड के बारे में यहाँ क्यों बात हो रहा है, उससे पहले हम लोग जॉनर जान लेते हैं. जॉनर है अगेन इसका ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट. मतलब राइटर है, राइटर खुद ही स्टोरी के एक पार्ट है और राइटर बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि वो स्टूडियो में है और स्टूडियो में जो चीज़ देख रहे हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, आई एम वर्किंग हियर, और हम ना सारे टीचर्स को देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका स्टूडेंट से क्या रिलेशन है, कंपेनियन है, और उसको हम कॉपी में लिख दें. वही चीज़ ये किए हैं. ये खुद ही एम्प्लॉय है और दूसरे एम्प्लॉयज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा सुब्बू क्या कर रहा है, और कोथामंगलम सुब्बू हो गया, ऑफिस बॉय हो गया, एक लॉयर भी है, तो ये लोग क्या करें, ये भी वो चीज़ वो गौर करते हैं फिर कॉपी में लिखते थे. ये वाला चैप्टर है. तो ये समझ गए आत्मकथा है. और इसका थीम क्या है, थीम तो अभी नहीं बताएंगे क्योंकि चैप्टर पहले बताना होगा तब थीम बताएंगे. थीम ऐसे हल्का सा हम बता दे रहे हैं. थीम आप देख ही रहे होंगे, एक चीज लिखे, कनेक्शन बिटवीन literature and cinema. The theme of the chapter is connection between literature and cinema. The chapter highlights how poets and writers were an essential part of the film industry, contributing their literary skills to the movie script. ये तो अभी भी होता है. ये यहाँ पे लिखा वर करके, मतलब एक स्टोरी, अगर कोई आप लोग जितनी भी मूवीज़ देख रहे हो, हम आप लोगों को इसलिए क्यों एग्जाम्पल देते हैं मूवीज़ का, क्योंकि जो भी मूवीज़ है ना, आप जो देख रहे हो, आप जो राइटिंग पढ़ रहे हो, वो कहीं ना कहीं वो मूवी में भी वही दिखाया जा रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन है. तो यहाँ पे बोला गया है कि राइटर्स कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक मूवी को बनाने में. हम लोग मूवी का सारा क्रेडिट किसको देते हैं, हम लोग दे देते हैं एक्टर और एक्ट्रेसेस को कि अरे कितना अच्छा मूवी है, कितना अच्छा काम किया उन्होंने. लेकिन जो भाव से वो लिखते हैं, जो इमोशन वो ऐड करते हैं, जो हाईलाइट करते हैं, वो एक राइटर ही करता है. उसके बाद उसमें जान डालता है गाना. ठीक है, लिरिसिस्ट, हम लोग बोलते हैं अरे गाया कितना अच्छा, लिखा कौन, लिरिसिस्ट. अगर वो लिखा ही नहीं तो आ करेगा तो वो तो गाना बेकार हो जाएगा. तो ये चीज़ है, हर किसी के पीछे हर किसी का काम है. अगर हम अभी बोले कि मेरे बच्चे कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सारे अच्छे रिजल्ट कर रहे हैं, तो हम खुद का क्रेडिट, अगर ये प्लेटफॉर्म ही हमको नहीं मिलता, ये बोर्ड एक मार्कर ही नहीं मिलेगा, हम बताएंगे ही नहीं, हमको ये प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा, तो हम पढ़ाएंगे कैसे. स्पेशली स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स हमको सुनेंगे भी नहीं, टीचर हम क्रेडिट ले सकते हैं, हम पढ़ा रहे हैं चलो ठीक है, बच्चा परफॉर्म ही ना करे तो तब क्या होगा. तब तो वो बच्चों को इक्वली वो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और क्रेडिट मिलना चाहिए, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट डायरेक्टर. उसके बाद हमको एक इन्वायरमेंट मिल रहा है, हम लोग प्रिविलेज, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है. इससे पहले भी हम बताए थे आप लोग को कि अगर आपके पास पेन, कॉपी और ये प्लेटफॉर्म अगर है तो आप प्रिविलेज्ड हो. बहुत कोई इस चीज़ के लिए भी फाइट कर रहे हैं, उनको घर से नहीं निकलने मिल रहा है, या फिर बहुत सारे रीजंस हैं. उसमें हम लोग ऑलरेडी एक चैप्टर पे डिस्कस किए हैं, लॉस्ट स्प्रिंग पे. अब चैप्टर तो इसके बारे में है कि लिटरेचर मतलब कि साहित्य जो हम पढ़ रहे हैं, स्पेशली इंग्लिश, जो ये पूरा लिटरेचर ही तो पढ़ रहे हैं ना. सोचिए कहाँ के, ये है साउथ के, और साउथ का लिटरेचर आप अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ है. तो लिटरेचर और सिनेमा हम आपको बताते हैं. सिनेमा यहाँ क्यों दे, अभी आप लोग सिनेमा नहीं बोलते होगे, मूवी. बहुत सारे जो वोकैबलरीज है वो धीरे धीरे अपग्रेड हो जाते हैं, और सिनेमा तो अब कोई बोलता भी नहीं है, बट पहले हम लोग बोलते थे सिनेमा हॉल. हम लोग सिनेमा हॉल जा रहे हैं, अभी मूवी हो गया, ठीक है, थिएटर हो गया. बोलने के बाद बोलने का जो वे है वो चेंज हो रहा है, वो अपग्रेड हो रहा है. और अब अपग्रेड इसलिए हो रहा है क्योंकि बातचीत में भी अपग्रेडेशन हो रहा है, हर चीज़ में अपग्रेडेशन तो हो ही रहा है.
तो ये चीज है कि राइटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे वर करके दिए हैं, मतलब थे, अभी भी करते हैं, बट इस चैप्टर के हिसाब से पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। अब हम लोग आ जाते हैं इस चैप्टर के जो मेन, इस चैप्टर का जो सेटिंग है वो कहाँ का है। ये चैप्टर का सेटिंग मतलब होता है चैप्टर को कहाँ पर दर्शाया गया है। चैप्टर का सेटअप है एक स्टूडियो में। स्टूडियो का नाम है जेमिनाई स्टूडियो। ये जेमिनी नहीं है, इसको जेमिनाई प्रोनाउंस करेंगे। और स्टूडियो ही क्यों? ये चैप्टर स्टूडियो के अराउंड ही है, क्योंकि ये चैप्टर शूटिंग से रिलेटेड है। कैसे एक्टर और एक्ट्रेस वर्क करते हैं, उनमें क्या तालमेल रहता है वहाँ पे, और क्या क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक स्टूडियो है। ये बताते हैं हमारे राइटर अशोका मित्र कि जेमिनाई स्टूडियो वहाँ का, साउथ का, उस समय एक बहुत बड़ा स्टूडियो था, बहुत नामचीन। अगर आप बॉम्बे जाओगे, मुंबई जाओगे अभी, तो मुंबई में पहले राज कपूर का जो स्टूडियो था दैट वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल। अभी ये बेचा गया है, बट उस समय जो भी अभी तुम लोग देख रहे हो एक्टर्स, रणबीर कपूर, उनके जो दादाजी थे, उनका स्टूडियो आरके स्टूडियोज बहुत फेमस था, बहुत ज़्यादा, और इन्फ्लुएंशियल भी था, क्योंकि पैसा भी लगता था और जितना भी शूटिंग होता था वो वहाँ पर होता था। तो अच्छा खासा पैसा भी मिलता था और नाम भी अच्छा होता था। अब स्टूडियो होता क्या है, पहले के लोग ना बड़े बाहर नहीं जाते थे, आउटडोर शूटिंग नहीं करते थे। अभी क्या होता है, आउटडोर शूटिंग भी होता है, पहले इंडोर शूटिंग होता था। तो मान लो कि एक बहुत बड़ा कोई मूवी बन रहा है, तो क्या करेंगे, एक स्टूडियो बनाएंगे और स्टूडियो में ही वो पूरा तामझाम रहेगा और एक्टर और एक्ट्रेस वहीं परफॉर्म करेंगे। बट अभी क्या हो गया है कि लोग उस जगह पे चले जाते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल उनको किसी जगह के बारे में, आसाम के बारे में बताना है, उनको किसी भी स्टेट के बारे में बताना है या कंट्री के बारे में, तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं। उनके अभी बजट है, पहले बजट इतना नहीं होता था, तो वो लोग ना स्टूडियो में ही सेटअप बना लेते थे और स्टूडियो में ही परफॉर्म करते थे। तो ये वही था, एक स्टूडियो था जेमिनाई स्टूडियो, और जेमिनाई स्टूडियो में एक मेकअप वैन हुआ करता था। अब मेकअप वैन क्या होता है, वैनिटी वैन जो अभी हम लोग बोलते हैं या सुनते हो तुम लोग, वैनिटी वैन ना पूरा एक वैन जैसे होता है। एक्टर और एक्ट्रेस वहाँ पे जाते हैं और अपना ग्रूमिंग करते हैं, फिर निकलते हैं और फिर शूटिंग के लिए वो लोग निकल जाते हैं। अभी जो ये वैनिटी वैन है, अभी बहुत ज़्यादा लग्जरी हो गया। वहाँ पे तुम सो सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, वहाँ पे रह भी सकते हो। अभी ऐसा हो गया, बड़ा सा वैन है। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ था। पहले वहाँ पे क्या होता था कि एक बड़ा सा सेटअप के लिए मिरर होता था, और मिरर में, तुम लोग साइंस के स्टूडेंट हो, कोई ऐसा एक लाइट होता है जो लाइट ना तुम्हारे चेहरे पे अगर पड़ेगा तो तुमको ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा। जैसे ये सब नहीं, ये बल्ब्स वगैरह नहीं, ये अगर रहेगा तो इतना तुमको नहीं। एक लाइट होता है, तुम लोग देखते हो जो शूटिंग में जो लाइट का इस्तेमाल किया होता है वो थोड़ा डिफरेंट लाइट होता है, क्योंकि जो भी तुम लोग देख रहे हो, जो भी एक्टर और एक्ट्रेस जो परफॉर्म करते हैं, उन पे जो लाइट आता है, उनका अगर कपड़े में अगर कुछ काम किया हुआ है तो वो भी चमकेगा, उभर के निकलेगा। तो वो पॉपअप क्यों करता है, वो लाइट की वजह से। वो लाइट इतना डिटेलिंग में उसको क्या बोल सकते हैं, निखारता है। तो वो लाइट क्या करता था, वो लाइट को वहाँ पे वो लोग कैसे रखते थे, एक बड़ा सा मिरर हुआ करता था, उस मिरर के चारों ओर अभी भी तुम लोग देखना वो लाइट को लगा दिया जाता था और एक्टर और एक्ट्रेस को वहाँ बिठाकर मेकअप किया जाता था। अब इस चैप्टर में ऐसा बताया गया है कि वहाँ पे एक्टर और एक्ट्रेसेस जब मेकअप करते हैं, या फिर मान लो उनको कोई कैरेक्टर में आना है, तो पर्दे के सामने वो अच्छा दिखेंगे या बुरा दिखेंगे, क्या कैसे वो किस तरह से रेडी होंगे। अच्छा ना दिखना है सबको। अगर कोई अच्छा नहीं भी दिखता होगा तो उसको अच्छा दिखा दिया जाता है कि भाई ये तो ऐसा दिखता है। फिर अगर तुम रियल में देखोगे तो तुमको नहीं, इसलिए बोलते जो भी तुम जिनके भी फैन हो उनसे रियलिटी में मत मिलो, क्योंकि दुखी हो जाओगे, क्योंकि पर्दे पे जो दिखता है तो वो वैसा डिमांड नहीं करता है। तो वैसे इसमें बोला गया है कि इस मेकअप वैन का दूसरा रोल था। यहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट थे वो जो भी एक्टर और एक्ट्रेसेस को भूत बना देते थे। ठीक है, मतलब कि इंसान ट्रांसफॉर्म होता है अच्छे के लिए ना, वो मेकअप करेगा और सामने आएगा अरे एकदम अलग दिखना है हमको, बट वो इतना मेकअप कर देते थे, प्लस लाइट के कारण भी वो भूत जैसा लगते थे। मतलब कि अगर आपका फेस नेचुरल लाइट में कुछ और लगता है, ठीक है, नेचुरल लाइट में आप नेचुरल लगोगे, अब बहुत ज्यादा लाइट, तुम लोग तो आजकल तो रील्स का जमाना है, देखते ही होगे, ठीक है, कोई अलग सा फिल्टर तुम्हारे चेहरे पे लगा दे तो तुम कैसे लगोगे, तुम खुद को ही नहीं पहचानोगे कि ये कौन इंसान है। तो एक तरह का फिल्टर था वो, लाइट को फिल्टर समझ लो।
तो इसमें यही बात बोला गया है कि मेकअप वैन या फिर कोई भी वैनिटी वैन में अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट है वो चेहरे को सुंदर बनाता है, यहाँ पर जेमिनाई स्टूडियो में एक्टर्स को बहुत अलग दिखा दिया जाता था। जैसे लगता था कि लोग उनको देखकर और डर जाएंगे, है ना, इतना मेकअप हो जाता था, या फिर इतना लाइट की वजह से और ज्यादा जो थोड़ा बहुत भी मेकअप है वो और ज्यादा दिखता था, जोकर जैसा। तो ऐसा कुछ होता था। अब यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट का बड़ा अलग रोल था। मेकअप आर्टिस्ट का बड़ा अलग रोल के कारण हम मेकअप आर्टिस्ट के बारे में हम स्पेशली क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट, लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल होता है। एक इंसान को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, है ना। अगर कोई यंग नहीं भी है तो उनको यंग दिखा देना, ठीक है। अगर कोई यंग है तो उनको बूढ़ा बना देना, ठीक है। तो ये चीज़ तो होता है। तो वहाँ पे ना रूल था। रूल कैसा था कि जो मेन मेकअप आर्टिस्ट थे वो एक्टर और एक्ट्रेस का मेकअप करते थे। जो उनसे नीचे थे वो और भी जो सपोर्टिंग कैरेक्टर होता है ना, जैसे मूवी में देखते होगे मम्मी पापा भाई बहन, तो मेकअप आर्टिस्ट का जो असिस्टेंट था वो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को करता था, और जो एकदम नीचे था वो क्राउड का करता था। मतलब मान लो कि कहीं भीड़ दिखाया जा रहा है, तुम लोगों को शायद लगेगा जो भीड़ लोग को भी मेकअप किया जाता है। जो कभी कभी नहीं दिखाता है कि सड़क पे कुछ हो रहा है और वो लोग बात कर रहे हैं, एक्टर और एक्ट्रेस कुछ हो रहा है और बाकी लोग आ रहे हैं, उनको भी मेकअप किया जाता है। जरूरत अगर सीन डिमांड्स करे तो, अगर डिमांड में ऐसा हो कि सारे लोगों को ऐसा दिखाना है कि सब गांव के हैं तो उनको गांव का ड्रेस दे दिया जाता है, उनको वैसा मेकअप करा दिया जाता है। तो लेवल था कि जो बड़े मेकअप आर्टिस्ट थे वो बड़े लोगों का करेंगे, उनके जो असिस्टेंट थे वो सपोर्टिंग एक्टर का करेंगे, मम्मी पापा भाई बहन, और एकदम जो नीचे वो क्राउड का करेंगे, अगर क्राउड अगर है तो। अब आ जाते हैं हम लोग कैरेक्टर पे। यहाँ तो अशोका मित्रन, सबसे पहले अशोका मित्रन पे आते हैं। ये वहीं पे काम करते हैं, ठीक है। अभी ये फिलहाल यहीं पे काम करते हैं, और इनके बॉस इनको एकदम नहीं पसंद करते, क्योंकि इनका काम क्या था, पेपर से न्यूज क्लिपिंग को काटना और एक कॉपी में चिपकाना। अब तुम लोग बोलोगे कि ये कौन सा काम होता है, ये भी होता है। जैसे मान लो स्कूल्स में डिस्प्ले बोर्ड देखते होगे, उसमें जो देखना जो हेल्पर होते हैं वो लोग का काम होता है, देखिए आज आया स्कूल का कुछ नाम, उसको काट के वहां पे लगा दीजिएगा। तो क्यों करते हैं, ताकि बाहर से कोई लोग आए और देखे, अरे वाह प्रिंसिपल तो प्रेसिडेंट से भी मिल चुकी है, अच्छा स्कूल है, मतलब बच्चा को एडमिशन करवा सकते हैं। ऐसा होता है कि नहीं, बाहर से ही आएंगे दिखेंगे। तो जेमिनाई स्टूडियो इतना इन्फ्लुएंशियल था, तो वो न्यूज़ क्लिपिंग्स को काट कर वो लोग डिस्प्ले बोर्ड में लगाते थे, ताकि देखे कि यहाँ बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। उस समय ना बाबू एक चीज़ चलता था नाटक मंच, ड्रामास, जो विलियम शेक्सपियर के ज़माने में होता था। वहाँ पे स्टेज होता था और तुमको पब्लिक के सामने परफॉर्म करना, अच्छा करोगे तो ताली बजेगा, नहीं करोगे तो टमाटर फेंका जाएगा। यहाँ ना आपको स्क्रीन मिल रहा है, अगर आपको खराब भी लगा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलोगे, मेरा पैसा चला गया। अगर पीवीआर में चले गए तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो ठीक है। लेकिन अगर पीवीआर में चले गए, कोई बहुत ही खराब पिक्चर देख के निकल रहे हो, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलोगे, मेरा पैसा गया। बट वहां पे क्या था, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस दे यूज्ड टू परफॉर्म लाइव एंड सो मेनी क्राउड्स वर प्रेजेंट देयर, एंड वो लोग को आई कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि अच्छा कहाँ बिगड़ा। उसके बाद वो लोग रेडी है कि यहाँ तो इसीलिए शेक्सपियर का प्ले बहुत दिन तक बंद कर दिया जाता था, कि शेक्सपियर अपने प्लेज में ना बहुत ट्रेजेडी डालते थे। मतलब लास्ट में मर ही जाता था कोई ना कोई, खून खराबा, ये सारा चीज होता था। तो उस समय इतना ज़्यादा लोग मोरोन होने लगे, एक तो वर्ल्ड वॉर का टाइम उस समय आने ही वाला था, तो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको लगता था अच्छा देखे। अभी लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं ना, क्यों देखते हो कि एंटरटेनमेंट मूवीज इतना हिट कर जाती है, सब लोग थके हुए हैं, सब लोग बीमार है, परेशान है अपने लाइफ से, चाहे वो कोई किसी को भी ले लो, वो जाते हैं कि भाई 2 घंटा हम अच्छे से टाइम स्पेंड करके आओ, उसमें हमको कोई मॉरल कोई ज्ञान ना दे, भाई हम ज्ञानी बहुत है, देख के आ जाएंगे। तो ये चीज वहां होता है। तो ये अशोका मित्रन बोल रहे हैं कि मेरा काम यही था, और सारे लोग बोलते थे क्या काम करते हो तुम तो कुछ काम ही नहीं करते हो। इनफैक्ट इनका बॉस भी इनको बोलता था, तुम्हारा काम है ही क्या, न्यूज क्लिपिंग को काटना है और बस पेपर में लगाना है, ठीक है। पहले क्या था, डिस्प्ले बोर्ड के अलावा भी बड़ा बड़ा पेपर्स भी लगा होता था, उसको लगा देना, और जेमिनाई स्टूडियो ने क्या क्या किया है वो सारा चीज वहां पे पेस्ट
होके रहता था। अब इनके बारे में तो तुम देख लिया, अब ये है मेन कैरेक्टर, यही ऑब्जर्व कर रहे हैं और यही पूरा स्टोरी को एक तरह से बताते हैं, नरेट कर रहे हैं। अब ये बताते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय जेमिनाई स्टूडियो का ऑफिस बॉय था। ऑफिस बॉय से तुमको क्या लग रहा है? कोई अच्छा खासा ऑफिस होगा और वो ऑफिस बॉय मतलब कि वो जरूर ऑफिस का कोई काम करता होगा, रेगुलेट करता होगा। लेकिन ये बेचारा एक मेकअप आर्टिस्ट था जो क्राउड का मेकअप करता था, लेकिन क्योंकि इनको बहुत पहले से सब कोई ऑफिस बॉय बोलता था तो ये ऑफिस बॉय था। ये एक सैड कैरेक्टर है। ये उन लोगों को दिखाता है जो लोग अपने जीवन में करना कुछ और चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, इसलिए वहां पे व्हाट नॉट, मतलब ये जिंदगी में हर कुछ करना चाहता था। सबसे पहले देखो, ये 40 साल का ये एक मेकअप मैन था और ये क्राउड का मेकअप करता था। क्राउड मतलब वही तुम लोगों को बताया कि अगर एक शूटिंग एरिया है कहीं पे और बहुत सारे लोग हैं तो सबका थोड़ा थोड़ा टचअप करता था। कभी कभी तो उसको गुस्सा आता था तो पूरा, जो कभी कभी बोलते नहीं है कि कितना 2 किलो का 3 किलो का मेकअप है, तो इसको कभी कभी गुस्सा आता तो ये लिटरली ये काम करता था कि सबका क्या मेकअप करे, एक बार ही थोप देते हैं सबके चेहरे पे, हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड एक इंसान था जिसको सैडिस्ट बोलते हैं, खुद भी परेशान, दूसरा का खुशी देख के भी परेशान। वो बोलते हैं ना कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। तो ये वो कैरेक्टर है, सैडिस्ट टाइप का कैरेक्टर है। और इसको जलन किससे? इस कैरेक्टर से। क्यों है बताते हैं। 40 साल का एक मेकअप मैन है, मतलब सोचो एक अच्छा खासा एज हो रहा है। ये है थोड़ा सा पार्ट टाइम, जैसे बाथरूम सिंगर बोलते हैं ना, ये पार्ट टाइम पोएट है, थोड़ा शायरी वायरी मार देता है और ये इसको बहुत परेशान करता है क्योंकि ये वो कैरेक्टर है जो न्यूज क्लिपिंग काटता है और इसके रूम में सब आके बैठ जाते हैं। एक रूम होता है ना जो खाली पड़े रहते हैं, उनके पास चाय मिल रहा है, वो हो रहा है, मस्ती हो रहा है, अरे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो ये वही कैरेक्टर था। और ये इसको अपना जो भी सुबह या शाम में जो भी नया फ्रेश शायरी बनाता होगा ये उसको जाके परोस देता था। और ये बहुत परेशान रहता था इससे कि यार बंद करो, कितना शायरी सुनाओगे, सुन लिए। लेकिन इसको बहुत अच्छा लगता था शायरी करना। ये अपने काम से खुश नहीं था। ये कैरेक्टर वही इंसानों को बताते हैं, हम में से, जो अपने काम से खुश नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, दे वांट टू ऑप्ट फॉर द जॉब ऑफ, क्या बोल सकते हैं, ऑफ अ ड्रामेटिस्ट, ऑफ अ गिटारिस्ट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गिटारिस्ट बनना चाहते हैं, बट उनको इतना पीयर प्रेशर डाल दिया गया कि वो अभी इंजीनियर है और वही 9 to 5 वाला जॉब कर रहे हैं, या किसी आईटी कंपनी में या किसी एमएनसी में वही 9 to 5 क्लिक क्लिक आ गए, घर में परेशान। और वो जब वो खोल रहे हैं तो जब भी लैपटॉप खोलते या कुछ भी करते हैं तो उनको लगता है अरे यार हम ये कर सकते थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे तुम देखोगे कि जॉब छोड़कर कुछ और करने लगते हैं, जिनमें वो है गट्स, सब में नहीं होता है, जिनमें गट्स है वो चले आते हैं और जिनमें गट्स नहीं होते वही घुट घुट के जीते रहते हैं कि भाई हमको करना कुछ था, हम कर कुछ और रहे। तो ये वही कैरेक्टर है। इसको सबसे पहले बनना था डायरेक्टर, फिर बोला कि डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे, लग रहा है बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है इसके लिए, दिमाग भी चाहिए। फिर बनना था इसको स्क्रीन राइटर, ठीक है, फिर राइटर तो बनना ही था इनको हमेशा से, फिर लिरिसिस्ट भी बनना था और व्हाट नॉट, मतलब कि तुम एक मूवी सेटअप में जो जो प्रोफेशन लगता है वो सब बनना चाहते थे। लेकिन बने क्या वो? ऑफिस बॉय कम मेकअप आर्टिस्ट। समझ रहे हो कितना सैड कैरेक्टर है। अब ये कैरेक्टर फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, 40 साल उम्र हो रहा है तो कुछ तो तजुर्बा हो गई, कम से कम एक्सपीरियंस तो हो गई। इनको जलन था इस कैरेक्टर से। क्यों जलन था? ये बॉस का फेवरेट नहीं था। अब जब काम करोगे तुम लोग, जहाँ पे काम करते हो उस जगह का भी एक पॉलिटिक्स होता है। बाय द वे तुम लोगों को लगता होगा कि अरे क्या है, बस डिग्री लेना है, सीधे चले जाएंगे और पूरा जॉब वॉब करके सब चीज़ वापस आ जाएंगे, यही होता है ना। बट ऐसा नहीं होता है। जिस भी जगह पे जाओगे वहाँ पे कुछ ना कुछ फेस करना पड़ेगा। और एक ऑफिस पॉलिटिक्स तो होता ही है, फेवरेटिज्म, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है किसी भी चीज़ के कारण, ठीक है, वो शायद उसका भतीजा ही हो, नेपोटिज्म वाला केस निकल गया तो भतीजा है तो ज्यादा पसंद कर रहा है, एम्प्लॉय ही भतीजा है, सोचो जो मेन है उसी का भतीजा है तो वो उसी को पसंद करेगा ना। प्रमोशन उसी को हो रहा है, उसका प्रमोशन ही नहीं हो रहा, ये एक पॉलिटिक्स होता है। अब इसके साथ यही होता था कि मेहनत तो ये भी करता था, इतने लोगों का मेकअप करना कोई मामूली बात नहीं है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड प्ले नहीं है। ये आदमी जो था सुब्बू, ये इससे उम्र में छोटा था, पढ़ा लिखा कम था, बट बॉस का फेवरेट था, बहुत क्लोज था बॉस से। क्यों था बताते हैं।
यहाँ तो समझ गए ये कैरेक्टर क्या है, सैडिस्ट कैरेक्टर, दुख में है ये भी, और इसका ज्यादा दुख ये नहीं है कि कुछ कर नहीं पाया, इसका ज्यादा दुख क्या है, ये सुब्बू, क्यों सुब्बू बहुत कुछ कर रहा है। अब सुब्बू एक सेलिब्रिटी कैरेक्टर है ना, मतलब इसको तुम लोग शाहरुख खान तो समझ ही सकते हो। कोथामंगलम सुब्बू ऐसा कोई बड़ा काम नहीं करता है। सबसे पहला है एक चीज जो पहले के टाइम में बहुत था, ब्राह्मण समाज से आता था। तो क्या था कि ब्राह्मण समाज से आने के कारण उसको थोड़ा सा प्रिविलेज तो मिलता ही था, लोग थोड़ा सा सम्मान करते, वो एक तो था ही। तो ये चीज उसको पता था कि इसका कास्ट ऐसा है, तो लोग बहुत ज्यादा इसको मानते हैं या फिर बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, रेस्पेक्ट ही मिलता है। ये तो चीज था ही, साथ में इसको जेमिनाई स्टूडियो का नंबर 2 पोजीशन मिला हुआ था। जैसे एक होता है ना, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। अब ये ऐसा कुछ महान काम नहीं करता था, ऐसा भी नहीं है कि एकदम वहां का मालिक है, बट हाँ कुछ तो करता था जिसके कारण इसको नंबर 2 पोजीशन मिलता था। जो जलन का कारण देख रहे हो, ठीक है, तो ये जलन था। प्लस ये जो आदमी था बहुत कूल कंपोज्ड कैरेक्टर था, बहुत शांत, ठीक है, आराम से, कुछ भी नहीं, कुछ भी चीज होता था आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सीन खराब हो गया कोई बात नहीं। ये एक्टर्स को कन्विंस करता था। जैसे एक्टर्स क्या होते हैं ना, जब भी बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, उनके कंधे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और वो अपने साथ एक एयर लेके चलते हैं। एयर मतलब कि हम तो कुछ है, आई एम द सेलिब्रिटी। उनके पीछे पीछे एक स्पॉट बॉय घूमते रहेगा, सर सर आपका सीन, सर सर आपका सीन। उनका मन होगा तभी, ऐसे कुछ कुछ करते हैं, सबके बारे में नहीं बता रहे हैं, जनरलाइज नहीं करना चाहिए, बट ऐसा होता है। एयर तो हो ही जाता है, आपको इतना लोग मान रहे, बाहर निकल रहे लोग, आ गए फोटोग्राफ लेने के लिए, सिग्नेचर आपका जो भी ऑटोग्राफ ये सब लेने के लिए। तो ये जो कैरेक्टर था ये एक चेयरफुल कैरेक्टर था, जो एक्टर को, डायरेक्टर को, सबको हेल्प करता था सीन्स में। कैसे हेल्प करता था, देखो ये क्रिएटिव था, टैलेंटेड तो था ही, राइटिंग स्किल था इसके पास और पोइट्री स्किल भी अच्छा था। वो पार्ट टाइम वाला नहीं, सच में था, सच में था। इसीलिए ये चीज ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि तुमको एक चीज बताया कि इस पूरे चैप्टर में सारे लोग, इनको छोड़कर सारे लोग क्या है, पोइट्री शायरी तो सबको ही करते हैं, ठीक है, और सबको लगता है कि हम तो शायरी है, ठीक है, और आजकल जो लोग नहीं है उनको भी लगता है, सबको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत तो हम कर ही सकते हैं। तो ये चीज वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि सच में बहुत टैलेंटेड था और सबको हेल्प करता था। फॉर एग्जाम्पल कि किसी दिन डायरेक्टर नहीं है सीन पे, तो ये सीन को इम्प्रोवाइज कर देता था। जैसे कि मान लो कि सीन में कुछ गड़बड़ हो गया है, तो इम्प्रोवाइज मतलब कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। इनफैक्ट वो एक्टर्स को अलग अलग शेड में एक्टिंग करना बताता था कि आप देखिए इस सीन को ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, और सारे एक्टर्स इसकी बातों को मानते भी थे। देखो मानने का कारण हम एक बार तुम लोग को बताए थे, बहुत लोगों के पास ना एक नेचर होता है, वो होता है कन्विंसिंग नेचर, हर किसी के पास नहीं होता है। वो ना एक वाइब्रेशन आता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, मान ही लेते। सबसे तुम नहीं कन्विंस होगे, जिसको नहीं पसंद करोगे वो तुमको पता नहीं कि तुम्हारा फेवरेट डिश ही ला के क्यों ना दे, तुम खा लोगे लेकिन वही काम करोगे जो तुमको करना है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनका पता नहीं ऑरा ऐसा होता है कि तुम ना उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, और नहीं भी हो रहे हो लेकिन फिर भी चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट ट्राई करते, बोल इतना बोल रहे तो। मम्मी मोस्ट मैनिपुलेटेड कैरेक्टर ऑफ द फैमिली। कितना बाबू चले जाओ ना, उस बार भी बताए थे, वो ऐसा बोलेंगे कि तुम आ ही जाओगे। पापा में थोड़ा सा लगता है कि हाँ करेंगे, देखते हैं 1-2 दिन, डर के कारण करते हो, मन से नहीं होता। बट मम्मी ऐसी होती है, मैनिपुलेटेड कैरेक्टर होती है, मैनिपुलेट करना अच्छे के लिए करती है, लेकिन हाँ तुम लोग इजिली कन्विंस, उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वही कैरेक्टर था, सबको हेल्प करते थे, मतलब टैलेंट तो है ही। और टैलेंट के साथ एक सबसे अच्छी बात क्या है कि कूल और कंपोज्ड है। कभी भी ऐसा नहीं कि इसमें ना इस तरह के काम में आपको बहुत दिमाग ठंडा करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्टर्स बार बार टेक्स और रिटेक्स देखिएगा ना। पहले जब आई वॉज यंग तो हमको लगता था कि शूटिंग कितना मजा आता होगा, बट बहुत बोरिंग होता है। इतना टेक्स लेते हैं ना, इतना टेक्स लेते हैं, आपको लगता है कि अरे एक परफेक्ट सीन लाने के लिए बार बार टेक्स लेते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे कर्टेन है तो वो भी अगर ड्रॉ हो रहा है तो उसका भी म्यूजिक के साथ आना चाहिए, ऐसा। मतलब वो क्या कैलकुलेशन बैठाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्या करते हैं, बट वो ऐसा ही होना चाहिए। तो वो देख देख के इतना बोर हो जाओगे, देख के आ जाओगे कि भैया और नहीं देखना है। तो ये वही चीज करते थे और इस चीज में ये बहुत माहिर थे, इसीलिए जलन का कारण था। और स्पेशली इतना अच्छा काम करेंगे तो बॉस के तो फेवरेट होंगे ही, तो क्लोज टू द बॉस। बॉस हर चीज में सुब्बू इधर आओ, सुब्बू इधर आओ,
तो भाई इनको थोड़ा मिर्ची लगता था कि सुब्बू को क्यों बोला जा रहा है, हम 40 साल से यहाँ पे हैं लेकिन मेरा कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पर एक सीन आता है, एक सीन में क्या होता है, एक एक्ट्रेस एक बार कोई सीन परफॉर्म कर रही थी। अगेन आपको बोले कि इस काम में माथा थोड़ा सा, जो आपका दिमाग है वो थोड़ा ठंडा करना पड़ता है, क्योंकि एक तो एक्टर और एक्ट्रेसेस थोड़ा एयर लेके भी चलते हैं। हम आपको अभी बताएं, एयर मतलब कि उनको पता है हम सेलिब्रिटी है, देखिए क्या ही कबाड़ लेंगे, उनका ये होता है, बैक ऑफ द मैन चलता ही है वो कि अच्छा हम कुछ तो है भाई, मेरा इतना सारा फैन फॉलोइंग है, बाहर जाएंगे तो लोग आएंगे। उस समय वो इंस्टा वगैरह नहीं ना था, बाहर लोग पागल हो जाते थे, जहां जहां जाओगे वहां वहां चले जाएंगे, तो वैसा सीन था। तो एक एक्ट्रेस एक बार क्या करी थी, सीन परफॉर्म करते करते चिल्लाने लगी जोर जोर से, बहुत जोर से। यहाँ पे एक लॉयर है। अब तुम लोग सोचोगे लॉयर क्यों रखा गया है? लॉयर हर जगह रहता है, कोई भी बड़ा अगर संस्थान है ना, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे वो स्कूल हो, सबका एक लीगल एडवाइज़र होता है कि देखिए आपका ज़मीन यहाँ जा रहा है, आप इसको ऐसे कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो एक लीगल एडवाइज़र, लेकिन इनको सब इलीगल एडवाइज़र बोलता था। इलीगल क्यों बोलता था? क्योंकि ये हमेशा उल्टा ही एडवाइस करते थे, ठीक है। मतलब ये हमेशा एक आदमी होता है ना जो जिंक्स होता है, जिसको पनौती बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि उनको बोला गया है कि आपको सुधारना है, आपको रिफॉर्मेशन लाना है, आपको चेंज लाना है, और वो आदमी क्या करता है, उल्टा ही काम करता है हमेशा। तो इसीलिए इनको सबको इलीगल एडवाइजर बोलते थे, इनसे मत ही जाओ, ये पता नहीं कुछ काम करना सही हो रहा होगा वो और गड़बड़ कर देंगे। तो एक बार ये एक्ट्रेस जो थी, बहुत नामचीन एक्ट्रेस थी, नाम नहीं दिया गया इन द स्टोरी, बट शी वॉज स्क्रीमिंग एट समवन बहुत जोर जोर से कि मेरा कैमरा कहाँ है, लाइट कहाँ है, ऐसे कुछ चिल्ला रही थी। अब चिल्लाने के बाद ये क्या करता है, ये कैमरा को उनकी तरफ पैन कर देता है और रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है, ठीक है। अब कोई चिल्ला रहा है, देखो बाबू, हम लोग सबका एक स्टेट होता है, अभी हम इतने कूल काम यहाँ पे है, ये स्टेट कुछ देर बाद अगर मान लो कि मेरे साथ मेरा अगर मूड खराब हो तो हमारा भी ऐसा हो सकता है, सबके साथ ये होता है, एक मूड लेके नहीं चलते, ठीक है। या फिर घर से ही मूड खराब है तो अभी आके थोड़ा कूल काम किए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना ऐसा नहीं है ना कि पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल में डाल देंगे। या तुम्हारे साथ भी होता है कि एग्जाम अच्छा नहीं गया है लेकिन हंस रहे हो, चाहे ना ही मन करे, लेकिन हाँ मैम पढ़ा रही तब सुनना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ हो रहा है कि नहीं। अब होता है कभी कभी लोग थोड़ा सा चले जाते हैं, उनको समझ में आ रहा है लोग काफ़ी है, लेकिन अगेन एयर जब आ जाता है ना, एयर मतलब होता है कि आपको जब पता है कि आप एक पर्सनैलिटी हो। अभी हम लोग ये एयर लेके नहीं चल रहे कि हम पर्सनैलिटी है, अभी यहाँ से हम निकलेंगे तो हम ऐसे नहीं सोचेंगे अरे सब तो देख रहा है हमी को, हम ही है बहुत, और नहीं तो इतने पूरा हमको लग रहा है जगत में हम ही बस एक इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो वो एयर जब आ जाएगा तो वो बहुत खराब होता है, इसलिए बोला जाता है ना कि वैसा उसके बाद आपका डाउनफॉल ही होता है। ये हो सकता है उनको उस समय के लिए आया होगा ये एक्ट्रेस को, एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। ये आदमी करता है पैन, कैमरा को उनकी तरफ मूव कर देता है, और रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद उनको दिखाता भी है कि देखिए आप तो बहुत जोर से चिल्ला रही थी मोहतरमा, अब ये कहा जाएगा आपका रिकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि चिल्ला रही थी, अब जोर जोर से चिल्ला तो शूटिंग, सबसे पहले एक शूटिंग चल रहा है, आपका स्केड्यूल रुक सकता है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। ये एक्ट्रेस उसके बाद एक्टिंग ही छोड़ देती है, इतनी डर जाती है। उस समय क्या होता है कि अभी तो लोगों में थोड़ा सा जागरूकता आ गया है, अभी तुरंत आ जाएंगे आप बीती लेके, इंस्टाग्राम में आ जाएंगे, ऑनलाइन बोलेंगे मेरे साथ ऐसा हुआ था। उस समय जो मैगजीन में छपा वही सच है, इसलिए बहुत लोग सफ़र करते थे उस समय। जैसे मान लो विलन को विलन मान लिया जाता था, ठीक है। अगर किसी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक विलन है मान लो, वो विलन अच्छा भी हो सकता है लेकिन लोग उसको खराब ही मानते थे, क्योंकि लगे ये तो खराब ही है, ठीक है, ये तो अच्छा हो ही नहीं सकता। उसको इतनी गालियां पड़ती थी, पहले के एक्टर्स बताते थे कि हमारे घर मारने आ जाते थे लोग लिटरली, कि तुमने मारा था शाहरुख को उस मूवी में, तुमने सलमान को मारा था, क्योंकि पहले तो वही लोग थे, ट्रिलॉजी चलता था, आमिर सलमान शाहरुख, तो ऐसा होता था। कोई एक्ट्रेस, उस समय बहुत सारे लोगों एक्टर्स को मारना नहीं था, एक्टर्स अगर मर जा रहे हैं पूरा टूट जाएगा सिनेमा हॉल, कैसे मर गया एक्टर हमारा। इसलिए जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स थे वो रिस्क नहीं लेते थे, जैसे उनको मन कर रहा है कि इस फिल्म का नीड है कि एक्टर मर जाएगा। अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि नहीं, बहुत सारी मूवीज में तुम लोग देखते हो कि एक्टर मर रहा है, एक्ट्रेस मर रही है, एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल विथ इट।
जान रहे हाँ मेरा ही क्या जा रहा है, वो मर रहा है मूवी में, मर रहा है, सच में थोड़ी मर रहा है। बट पहले लोग ना बहुत सेंटिमेंटल थे क्योंकि उनके पास और कोई एक्सेस नहीं था, उनको लगता था मर गया हमारा। मतलब कि एक बार तुम लोग सुने थे ना, अमिताभ बच्चन को एक फिल्म में थोड़ी चोट लग गई थी, कूली करके एक मूवी था, उनको बहुत लिटरली बहुत खराब चोट लगा था, पूरा इंडिया पागल हो गया था। हवन से लेकर पूजा पाठ से लेकर हॉस्पिटल्स में इतने लोग उनको एवरीडे विशेस भेजते थे कि उनका हॉस्पिटल पूरा फूल का बगीचा बन गया था। ऐसा लिटरली मना कर रहे थे लोग, इतना ऐसे थे। अभी तो ये स्टारडम वाला चला गया है, अभी उतना नहीं, अभी तुरंत गाली भी दे देंगे, इतना खराब मूवी बनाया है। पहले मतलब कि फैन मतलब बहुत हम कट्टर वाले फैन है कि वो फैन है मतलब फैन है, अब वो खराब करे मूवी में अच्छा करे, ऐसे तो कभी विलन को विलन कभी देखे हो, कभी भी मूवी में देखे हो सलमान को विलन बनते हुए? अभी तुम देखोगे कि पहले कुछ कुछ मूवीज में बनते होंगे, लेकिन अभी तुम देखोगे कि जो एक्टर्स है वो मॉडिफाई करते, मॉड्यूलेशन में जाते, खराब भी कर रहे रोल, अच्छा भी रोल कर रहे हैं, हम लोग सब में एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको और उनको उनके नजरिए से देखते। इस मूवी में बदमाश था, बट है तो ये आदमी, बदमाश हो ही सकता है, लेकिन उस समय हमारा साइकोलॉजी वैसा काम नहीं करता, बदमाश कैसे हो सकता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट करना बहुत, उनके लिए वो एक्सेस ही नहीं था कि इसको एक्सेप्ट कैसे करें। तो ये जो एक्ट्रेस थी एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि मेरा इतना बदनामी हो गया, क्योंकि वो सोचिए अब ये बाहर जाएगा, पेपर में आएगा, मैगजीन में आएगा, मेरा करियर खत्म। तो ये खुद से ही अपना करियर छोड़ देती है। तो एक आदमी की वजह से एक लड़की का जो अपकमिंग स्टार बन चुकी है उसका करियर खत्म हो गया। तो सोचो ये कौन सा एडवाइजर है, लीगल एडवाइजर तो नहीं हो सकता है। एक लॉयर का काम क्या है कि आप, ठीक है, आप उतना भी किसी का हानि मत कर दो कि उसका जिंदगी तबाह हो जाए। ये बेचारी डर के अपना करियर ऑप्ट मतलब छोड़ ही देती है, वो ड्रॉप कर देती है। अब इसके बाद हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं एक नए टर्म पे, कम्युनिज्म। हम फटाफट बताते, चैप्टर बहुत लंबा है। कम्युनिज्म का मतलब तुम लोग को बताते, कम्युनिज्म एक टर्म होता है, इसका मतलब होता है अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, दलित हो, सब लोग जो है पूरा कंट्री का कोई भी वेल्थ हो या कोई भी रिसोर्स हो उसको इक्वली ओन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दलित है तो आप वहां पे नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है तो आप उस मतलब क्लासलेस सोसाइटी। तो कम्युनिज्म अभी तो चल ही रहा है। हम लोग से कोई पूछता है, यहाँ पे एंट्री मारे हो, कोई पूछे हो कि हाँ तुम्हारा क्या है, उस अकॉर्डिंग तुम इस गेट से जाना, उस गेट से जाना? अभी तो ऐसा नहीं है, बट पहले ऐसा होता था। कुछ लोग कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे, उनको लगता था क्यों, जो अपर डेजिग्नेशन में है उनको जाना चाहिए, ठीक है, उनको पहले एंट्री मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता है तो सारे लोग इक्वल हो जाएंगे, फिर बहुत लोग सब इक्वालिटी नहीं चाहते थे। और कम्युनिज्म उस समय बहुत एशियन कंट्रीज में कम्युनिज्म छाया हुआ था कि सब इक्वल होंगे, क्लासलेस सोसाइटी होगा, किसी का क्लास नहीं होगा। और इंडिया में तो भर भर के क्लास है, बोल तो रहे कि आप किसी भी समुदाय से हो, उसमें भी 5 कैटेगरी बटा हुआ है, उस 5 में भी 6 कैटेगरी बटा होगा, उस 6 में भी 8 कैटेगरी बटा होगा, ऐसा है। तो वहां पर ये बहुत चल रहा था और इनके अगेंस्ट में एक पार्टी थी जिसका नाम था मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। ये उल्टा काम करती थी। ये क्या करती थी, ये भड़काऊ बयान देती थी आके कि अच्छा आप उस समाज से हो, आपका जितना भी आप जो प्रिविलेज आपको मिला है आपका घट जाएगा, क्योंकि अब सब इक्वल आ जाएंगे, सबका इक्विलिब्रियम एक हो जाएगा, अब सब अपना हक के लिए लड़ पाएंगे, ये खराब चीज़ है। तो ये लोग ये काम करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, ऐसे ऐसे जगहों को टारगेट करते थे जो जगह बहुत इन्फ्लुएंशियल है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग देखते हो जितनी भी सेलिब्रिटीज होते हैं अपना प्रमोशन कहाँ करते हैं, बड़े बड़े शोज में। तो ये जो थी ये एंटी कम्युनिस्ट पार्टी थी, इनका मेन मुद्दा था कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगेन हम बोले तो ये क्या की, प्रमोशन का एक जगह खोजी। इनको लगा कि इंडिया चलते हैं और इंडिया में देखते कौन जगह बहुत इन्फ्लुएंशियल है। तो उनको पता चला कि एक स्टूडियो है जिसका नाम है जेमिनाई स्टूडियो, जहाँ पे बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट राइटर्स भी आते हैं यहाँ पे, पोएट्स भी, अपना डेलिकेसी जो भी चीज़ है वो परफॉर्मेंस वहाँ रहता है। तो ये लोग जाते हैं इंडिया और इंडिया में जेमिनाई स्टूडियो जाते हैं। जेमिनाई स्टूडियो में जाने के बाद ये लोग परमिशन मांगते हैं। इसमें ना एक कैरेक्टर छूट गया बाबू, तुम लोग लिख लेना, SS वसन। ये जो है इस स्टूडियो के ओनर है। SS वसन, ये एक कैरेक्टर ऐसा है जो आपका MCQ में आता है बहुत ज्यादा, SS वसन, ठीक है। तो ये लोग जाते हैं, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी जो है वो सबसे पहले SS वसन के पास जाती है कि सर हम लोग को एक
प्लेटफॉर्म चाहिए आपके स्टूडियो में, हम लोग अपना कुछ बात रखना चाहते हैं नाटक के थ्रू। अच्छा, पहले अपना बात को कैसे रखा जाता था पता है? अभी तो लोग आ जाते हैं लाइव और लाइव स्ट्रीम करके अपना बात बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है। पहले लोग नाटक करते थे और वो नाटक बहुत लोगों तक पहुंचती थी। बता दिया जाता है कि आज नाटक मंच होने वाला है, ड्रामा होने वाला है, जिसको भी आना है वो आके देख के जाइए। तो ये लोग नाटक करते हैं और नाटक में यही दिखाते हैं कि एंटी कम्युनिज्म ही आना चाहिए, कम्युनिज्म अगर आएगा तो सब लोग बराबर हो जाएंगे। तो ये बराबर के अगेंस्ट थे। अब जब ऐसे सुवसन देखते हैं कि उनके ही लोग ये बात से क्योंकि देखो बाबू, तमिल में भी ब्राह्मण समाज है, ठीक है, वैश्य समाज है, उनका भी अलग अलग समाज चलता था। अब अगर ब्राह्मण्स के मन में ये घुस जाए कि हम लोग अपर क्लास से हैं और हम लोग को ही ज़्यादा प्रिविलेज मिलना चाहिए, तो ये खराब चीज़ है। आप किसी को मैनिपुलेट भी कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग ऐसा लगता है कि वो खराब है, कभी कभी वो इंसान मैनिपुलेटेड भी रहता है। तो इनको मैनिपुलेट पूरा कर दिया गया। तमिल लोग जितने भी थे वो सारे लोग मैनिपुलेट हो गए, और मैनिपुलेट होने के बाद क्या होता है, सारे लोगों को लगता है कि अरे हाँ, ये लोग तो सही कह रहे हैं, हम लोग कम्युनिज्म कम्युनिज्म चिल्ला रहे, अगर ये कर देंगे तो हमें प्रिविलेज नहीं मिलेगा, बाकी दूसरे लोग जो लोग उसके लायक भी नहीं है उनको मिल जाएगा। तो ऐसे वसन को लगता है अरे यार, आई वॉज बी फूल्ड, मुझे बेवकूफ़ बना दिया गया और हमारे यहाँ पे आके ये सारा चीज़ हो गया। अब सीन, ये सारा चीज़ होने के बाद सीन फिर दूसरी जगह शिफ्ट होता है। दूसरी जगह शिफ्ट क्या होता है, स्टीफन स्पेंडर एक बार आए हुए थे ये स्टूडियो में। स्टीफन स्पेंडर इंग्लैंड के बहुत बड़े राइटर हैं, ठीक है, अभी भी सर्च करो इनके बारे में तुमको मिल जाएगा। टॉप नॉच राइटर है ये, बहुत अच्छे राइटर है, बहुत ज़्यादा वेल नोन के होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, वेल रेड राइटर है, मतलब जो थॉटफुल चीज़ें लिखते हैं। तो एक बार ये आए हुए थे और इन्होंने भी आके उनके मंच को लिया और वो मंच में ना स्पीच दे रहे थे, ही वॉज डिलीवरिंग वन स्पीच। अब देखो, ये थे इंग्लैंड से, बोलेंगे किस में, इंग्लिश में। ऑडियंस क्या थी, तमिलियंस थी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बोले जा रहे, बोला है, चिल्ला रहा है, ठीक है। तो उनको लगा ये कौन सा ऑडियंस, कितना डम ऑडियंस है, हम चिल्ला रहे, बोल रहे हैं और ये लोग कुछ समझ ही नहीं रहे। लास्ट में उनको लगता है कि भाई वो स्टेज छोड़ना पड़ेगा, ये लोग कुछ नहीं समझ रहे। एक्चुअली वो लोग अपने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है, वो लोग बाकी कोई लैंग्वेज नहीं समझते। तो ये स्टेज से उतर जाता है और वो सोचते हैं कि वापस नहीं आना है भाई, अब घर ही चलते हैं। और ये लोग भी, ऑडियंस भी सोचते हैं कि भाई ऐसे राइटर्स को और ऐसे पोएट्स को क्यों लेके आते हैं जिनका लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे। तो ये तो चले जाते हैं, लेकिन इनके दिमाग में एक चीज़ आता है अशोकामित्रन कि ये यहाँ पे आए क्यों थे, बाय द वे इनका क्या मोटिव था। इंग्लैंड से हमारा अभी तो कोई ताल्लुकात नहीं है, किस लिए आए थे, अब बताते हैं। अब कुछ दिन बाद क्या होता है, लास्ट बता रहे, कुछ दिन बाद क्या होता है कि इनको, अशोकामित्रन को कुछ और बनना रहता है, ठीक है। वो सोचते हैं क्या न्यूज़ क्लिपिंग काट काट के छापते रहेंगे, ये तो कोई जॉब ही नहीं है। सो ही लेफ्ट हिज जॉब। अब इनको ये अपना जॉब छोड़ते, अशोकामित्रन ही लेफ्ट हिज जॉब बिकॉज ही वांटेड टू बी एन अपकमिंग राइटर, उनको राइटर बनना था। तो बाबू, हम अभी आप लोग को बताए ना, राइटर बनने के लिए पहले आपको किसी पब्लिकेशन में छापना पड़ता है अपना राइटिंग, अगर वो अप्रूव करते फिर आप राइटर बनने के लायक बन जाओगे। तो वो एक क्या बोल सकते हैं, न्यूज़पेपर एडिटोरियल था, उनके लिए वो कुछ लिखना चाहते थे। लेकिन आप जैसे पेंगुइन एडिशन है, तो आप पहले पता लगाओगे ना कि ये कौन सा एडिशन है, ये क्या चीज़ छापते हैं। तो इनको लगा कि पहले हम जिसके लिए भी राइटिंग लिखना चाहते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो वो जिस भी एडिशन के लिए लिखना चाह रहे थे, उनको पता लगता है कि ये एडिशन के जो चीफ डायरेक्टर है, चीफ एडिटर है, वो स्टीफन स्पेंडर है। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि ये जो आदमी है, ये जो इंसान है, ये कुछ बड़ा चीज़ तो है, इनका डेजिग्नेशन बहुत बड़ा है। स्टीफन लिख दिया, ये स्टीफन स्पेंडर लिखो बाबू, सॉरी, ठीक है, स्पेंडर है ये। तो फिर स्पेंडर, SPENDER, स्पेंडर। तो ये जिसके लिए लिखना चाह रहे थे, पता चला उसके चीफ डायरेक्टर यही है, स्टीफन स्पेंडर। तो वो समझ गए कि ये बहुत नामचीन है। अब लास्ट में आते हैं, ये भी हो गया। अब इसके बाद एक दिन वो वापस अपना जॉब वॉब छोड़ के एक दिन जा रहे थे कहीं पे, तो वो देखते हैं कि एक जगह पर बहुत
भीड़ लगी हुई है। और बुक का जैसे तुम लोग देखोगे ना डेली मार्केट वगैरह में ना, बुक सस्ते में बिकते, पायरेटेड बुक्स, मतलब कि महंगे महंगे बुक्स को सस्ते दामों में बेचा जाता है, ठीक है। तो उनमें से एक बुक था, बुक का नाम क्या था, द गॉड दैट फेल्ड, जो बुक में बहुत बड़े बड़े राइटर्स का एसे था। तो वो बुक को उठाते वो देखते रहे, इनका नाम, ये बुक का नाम तो बहुत आ रहा है, क्योंकि उस समय लोग बुक रीडिंग बहुत करते थे, और ये बुक का नाम इतना आ रहा है कि यहाँ एक नॉर्मल इंसान इसको खरीद ही नहीं सकता है। सोचो 500 का अगर है तो वो वहाँ पे 150-200 में बिक रहा है। तो वो भी चौंक गए कि ऐसे कैसे, क्योंकि वो पायरेटेड वर्जन है। आप लोग को बताते ना, जैसे मान लो आप लोग का फ्लेमिंगो और विस्टाज, इसका भी पायरेटेड आपको मिल जाएगा, ठीक है, सस्ते दामों में। या फिर ऐसे वहाँ पे उसमें क्या रहेगा, स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, कैरेक्टर का नाम उल्टा पुल्टा रहेगा, लेकिन लोगों को क्या है, खरीदना है इसलिए खरीद रहे हैं। तो वो देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े राइटर्स का ऐसे लिखा हुआ है, वो उसे पढ़ते पढ़ते देखते हैं उनमें लिखा क्या रहता है, स्टीफन स्पेंडर। अब स्टीफन स्पेंडर के बारे में आपको इसलिए बता रहे हैं, आप लोग को बताया था, ये आए थे जेमिनाई स्टूडियो और एक स्पीच दे रहे थे, और वो सोचे थे कि ये आदमी आया क्यों आता। ये एक्चुअली वो जब उसका ऐसे पढ़ते हैं इस बुक में, तो लिखा रहता है कम्युनिज्म। अब उनको स्ट्राइक करता है कि ये आदमी इसीलिए आया हुआ था इंडिया और इसीलिए स्पीच दे रहा था ताकि वो पता कर सके, क्योंकि वो भी इंग्लैंड से था, कि लोगों के मन में, इंडियन पीपल कम्युनिज्म के बारे में क्या सोच रहे, क्योंकि एक राइटर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक राइटर का सबसे बड़ा काम क्या होता है, वो लोग ना अलग अलग जगह पे जाते हैं। तुम लोग जितना भी राइटिंग्स देख रहे हो, अभी लॉ स्प्रिंग तुम लोग को बताए, अनीस जंग क्या की, फिरोजाबाद भी गई थी, ठीक है। फिर अपने घर के क्या बोल सकते हैं, बिल्डिंग के नीचे से वो देखी कि रैक पिकर लोग चुन रहा है, उसके बारे में पता लगाई, वो बात की, तब उसके बारे में पूरा डिटेलिंग लिखी है। तो राइटर्स क्या करते थे ना, वो अलग अलग जगह माइग्रेट करते थे, और माइग्रेशन के दौरान वो पता लगाते थे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये जो इंसान थे स्टीफन स्पेंडर, वो कम्युनिज्म और एंटी कम्युनिज्म के बारे में समझ रहे थे कि लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं। इंडियन पीपल जो है उनके दिमाग में कम्युनिज्म के बारे में क्या है, वो अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। लेकिन इनका किस्मत खराब था स्टीफन स्पेंडर